आज से करीब 4000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते अचानक से लुप्त हो गई। इसके पश्चात इस भूमि पर आर्यों का आगमन हुआ और उन्होंने यहाँ पर वैदिक सभ्यता की शुरुआत की। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। भारत में सभ्यताओं का वर्णन कुछ इसी क्रम में किया गया है, लेकिन बहुत से लोगों का ये स्पष्ट रूप से मानना है कि इतिहास को गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया है। उनका दावा है कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के मूल निवासी थे और उनके द्वारा स्थापित वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। उनका ये भी मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों अलग अलग न होकर एक ही सभ्यताएं हैं, जिसे अंग्रेज इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न बताया है और उन्होंने अपने उपनिवेशवाद नीति को सही ठहराने के लिए आर्य द्रविड़ की झूठी कहानी को रचा और हमें आपस में लड़वाने की पूरी कोशिश की। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या अंग्रेजी इतिहासकारों ने गलत तरीके से इतिहास को प्रदर्शित किया? क्या आर्य बाहर से नहीं आए थे? क्या वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही थी, या फिर ये सब लोगों की गलत फहमियां हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब तथ्यों के आधार पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। वैदिक सभ्यता के बारे में एक बात तो सबको अच्छी तरीके से पता है कि वैदिक सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। वो श्रुति और स्मृति के माध्यम से ही अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया करते थे। इस प्रक्रिया में वो जिस भाषा का प्रयोग करते थे, उसी भाषा का माध्यम आज उनकी पहचान का प्रमुख साधन है। हिंद यूरोपीय परिवार से ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि हिंद यूरोपीय भाषा बोलने वालों के पूर्वज अतीत में कभी न कभी एक ही कुल परिवार के सदस्य रहे होंगे और उस समय वो आदिम हिंद यूरोपीय भाषा का ही इस्तेमाल करते होंगे। इतिहासकारों ने उस कुल परिवार को शाब्दिक भाषा में आर्य कहकर संबोधित किया। आदिम हिंद यूरोपीय भाषा बोलने वाले आर्य वही लोग थे जिन्होंने आगे चलकर विभिन्न जगहों पर स्थानांतरण किया और अपनी भाषा को विभिन्न रूपों में विकसित किया। मतलब साफ है कि हिंद यूरोपीय भाषा बोलने वालों ने निश्चित रूप से स्थानांतरण किया। अब भारत की बात करें तो ये स्थानांतरण भारत से बाहर की ओर हुआ या बाहर से भारत की ओर, इस बात को लेकर विशेष विवाद हो जाता है। लेकिन इतिहासकारों के पास इस सवाल का भी जवाब मौजूद है। आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में स्थानांतरण का कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन एक बात का पता स्पष्ट रूप से चलता है कि आर्य अपने शुरुआती दिनों में भारत के केवल पश्चिमोत्तर क्षेत्र अर्थात सप्त सिंधु प्रदेश से ही परिचित थे। पूर्वी भारत की उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी। ऋग्वेद में आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली 25 नदियों का बार बार जिक्र मिलता है, लेकिन गंगा जैसी महत्वपूर्ण नदी का केवल एक ही बार जिक्र मिलता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि ऋग्वेद के शुरुआती दिनों में आर्य गंगा नदी से ज्यादा परिचित नहीं थे। बाद में उत्तर वैदिक काल के दौरान वो धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़े। फिर उत्तर वैदिक काल आते आते वो पूरे भारत से परिचित हो गए। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों ने पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर धीरे धीरे इस भूमि पर नियंत्रण किया। अगर वो भारत के मूल निवासी होते तो भारत की संपूर्ण भूमि से वो शुरू से ही परिचित होते, परंतु ऐसा नहीं था। इसी तथ्य को और बल देता है आर्यों का प्रमुख पशु घोड़ा। घोड़ा अर्थात अश्व वैदिक सभ्यता में आर्यों का प्रमुख पशु हुआ करता था। घोड़ा लंबे सफर को कम समय में तय करने वाला और युद्ध में सहायक पशु माना जाता है।
ऋग्वेद में भी अश्व का उल्लेख प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि वैदिक सभ्यता के इस प्रमुख पशु के बारे में सिंधु सभ्यता के लोग बहुत कम ही जानते थे। सिंधु सभ्यता के संपूर्ण स्थलों के उत्खनन में केवल सुरकोटदा से ही अल्प मात्रा में घोड़े के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि सिंधु सभ्यता की मोहरों पर कई सारे जानवरों की चित्र दिखाई पड़ते हैं, परंतु घोड़े का जिक्र किसी भी मोहर या किसी भी चित्रकला में देखने को नहीं मिलता है। इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सिंधु सभ्यता के समय में भारतीय उपमहाद्वीप में घोड़े की उपस्थिति न के बराबर थी। घोड़े की उपस्थिति हमें भारत में उसी समय से नजर आने लगती है जिस समय को हम आर्यों के आगमन का समय मानते हैं। मतलब वो आर्य ही थे जो घोड़ों को बाहर से यहाँ पर लेकर आए थे। हिंद यूरोपीय भाषा का आधार घोड़ों की मौजूदगी और ऋग्वेद का वर्णन ये पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि वो बाहर से आए थे। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इनका नगर नियोजन और जल व्यवस्थापन समकालीन दुनिया में सबसे अद्भुत था। कृषि के साथ साथ ये लोग उद्योग और व्यापार में ज्यादा सक्रिय दिखाई देते थे। इनका मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के साथ भी समुद्री मार्ग से व्यापार हुआ करता था। उनकी सड़कें, इनके मकान, इनके कुएं, स्नान गृह और संरक्षक दीवारें पकी हुई ईंटों से बनी होती थी। लेकिन उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनकी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसे और तांबे से बने उनके सीधे साधे औजार देखने से यही पता चलता है कि ये लोग आक्रामक नहीं बल्कि शांति प्रिय लोग थे। लेकिन जब हम वैदिक सभ्यता की तरफ देखते हैं तो उनके घोड़े और युद्ध से जुड़े हथियारों को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग आक्रामक और लड़ाकू स्वभाव के थे। ऋग्वेद में किए गए 10 राज युद्ध का वर्णन और पुरों को ध्वस्त करने वाले इंद्र के वर्णन से हम उनकी युद्ध प्रवृत्ति को आसानी से समझ सकते हैं। वैदिक सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन के माध्यम से ग्रामीण जीवन जीते थे। उनके मकान लकड़ी और मिट्टी से बने होते थे, क्योंकि उन्हें ईंटों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोगों की नगर बसाने की तकनीकी, उनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उनका उद्योग, उनकी लिपि, इनमें से एक भी विशेषता हमें वैदिक सभ्यता से मेल खाती नहीं दिखती, जिससे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।